हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं बालचंद यादव आपको विश्व इतिहास के कारणों पर प्रकाश डाल रहा था और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक कारणों की वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति अपने आप में एक ऐसी क्रांति है जिसमें कहीं ना कहीं इनकी खुद की विचारधारा तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसका जो इंटरलिंक है वो अमेरिका की स्वतंत्रता से है। कहाँ से है? अमेरिकी स्वतंत्रता से। अगर आप यूँ कह सकते हैं, कभी कभी निगेटिव का कार्य, जो निगेटिविटी में कार्य किया गया, कभी किसी के लिए पॉजिटिविटी का कारण बन जाता है। जिस तरह से फ्रांस में आप देखेंगे कि लुई 14वां, इसका शासनकाल बहुत ही परफेक्ट था। इसी ने फ्रांस को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया और यूँ कह लीजिए यूरोप में सबसे बेहतरीन शासकों में एक अपना ये इसका एक अलग स्थान है। फिर लुई 15वां अयोग है, यही कह लीजिए अयोग और योग्य के बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसके पास खुद की कोई चरित्र, खुद का चरित्र शायद इतना परफेक्ट नहीं है जितना लुई 14वां का है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है कि आप उसे लुई 16वां से नीचे रख सकते हैं। और लुई 16वां इस क्रम में सबसे निम्न कोटि का शासक है। अभी से कुछ इतिहासकार, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से इसकी जो पत्नी है मेरी अंतोनेट को एक अच्छे चरित्र की महिला बताया है, तो वो खैर अपनी जगह पे है, इसका हमें फीचर्स ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना है। तो लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, कहीं ना कहीं लुई 16वां ने जो गलत काम किया, क्यों? क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध आप पढ़ेंगे, इसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सप्तवर्षीय युद्ध में का बदला लेने के लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से 1756 से 1763 के दरमियान सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। इस सप्तवर्षीय युद्ध में जो फ्रांस की जो एक अपमानजनक संधियां और उसका जो पराजय हुआ, उसका बदला लेने के लिए इसने अपने सैनिकों को और अपने खर्चे पर, ये भी जान लीजिए, सैनिकों को अपने खर्चे पर अमेरिका की क्रांति में लड़ने के लिए भेज देता है। यही जो सैनिक अमेरिका की क्रांति में लड़ने जाते हैं, हमें पता है कि 4 जुलाई और 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की क्रांति हुई और अमेरिका की क्रांति में अमेरिका को सफलता मिली। उस सफलता को दिलाने का बहुत कुछ श्रेय फ्रांस के सैनिकों को जाता है। और फ्रांस के सैनिक जब वहाँ से घर वापसी कर रहे थे, फ्रांस के सैनिक जब वहाँ से घर वापसी कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम किसी दूसरे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए हैं। खुद की स्वतंत्रता बहुत दूर है। और फ्रांस वापस आने के बाद इन्होंने फ्रांस की बहुत सारी गतिविधियों में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया। फिर कहीं ना कहीं इनके पास पढ़ा लिखा वर्ग था ही, क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण हो चुका था। पुनर्जागरण के बाद में लुई 14वां, 15वां, 16वां शासन कर रहे थे, तो इस पुनर्जागरण का पूर्वी प्रभाव जनता में था। सैनिकों का साथ मिल गया, यानी एनिमेशंस जो है इनके पास एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि, और कहीं ना कहीं इनके बौद्धिक, देखिए बौद्धिक जागरण पहले हो चुका था। जो यूरोप में बौद्धिक जागरण की लहर थी वो फ्रांस में पहले हो चुकी थी। हम लोग देखते हैं कई फेज में इसको देखे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की फ्रांस की स्वतंत्रता या फ्रांस की जो क्रांति है उसके लक्ष्य पहले से विद्यमान थे। लुई 16वां में, 15वां में बस उन्हें एक ऐसा कारण चाहिए था जिसकी वजह से इसमें स्फुटन हो पाए, यानी इसका विरोध हो पाए, और इस विरोध के चलते फिर जो है फ्रांस की क्रांति संभव हुई। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता ने कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति की नींव रख दी, और फ्रांस की क्रांति की नींव कहीं ना कहीं आपने देखा लुई 16वां ने रखी। क्यों? क्योंकि लुई 16वां सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में अगर अपनी आर्थिक गतिविधियों पर या वही वर्षाएं के महल अपने आलीशान जीवन पर ध्यान देता तो शायद वहाँ की जनता इसका विरोध न करती। लेकिन अमेरिका की क्रांति स्वतंत्र का सफल होना, ठीक है, कहीं ना कहीं सैनिकों के लिए एक ऐसा मोटिवेशनल फीचर था, और उस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व भी किया, ऑब्जर्व करने के बाद में फॉलो भी किया, और फॉलो करने के बाद में विजय भी हुए, मतलब वो जीते भी। तो हम इन्हीं के लिए कहीं ना कहीं हम ये तो हम कारणों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति, क्या क्या कारण थे। वैसे तो मेन कारण आपके सामने है, लेकिन इस कारण के पीछे भी पहले से भी बहुत कारण विद्यमान थे, और उन्हीं कारणों पर हम क्रमवार कहीं ना कहीं चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इधर वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ 8 में दिक्कत थी,
तो इस वजह से ऐसा ना समझिएगा कि वीडियो रेगुलर नहीं आएगा, वीडियो रेगुलर आएगा और आपको वीडियो रेगुलर पहुंचेगा भी। बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो कारण फ्रांस की क्रांति के तो बहुत सारे कारण हैं, इसमें हम लोग अब पढ़ने जा रहे थे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण देखिए, देश कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, वहाँ का जो सोसाइटी होता है वही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। मेरी खुद की तो विचारधारा मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि कोई भी देश जब सामाजिक विचारधारा की विसंगति से गुजर रहा होता है तो उस देश का कभी भी आर्थिक और धार्मिक विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक समाज अपनी विसंगतियों के प्रोसेस में गुजरा रहेगा तो एक समाज का तबका अपर पहुंच जाएगा और एक समाज का तबका लोअर में पहुंच जाएगा। जब तक लोअर का विकास नहीं होगा, अपर का विकास होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी विसंगतियां, मैं आपको इसमें बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही गूढ़ है और इस चर्चा पे विषय करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो है कंपटीशन के लिए फिर नहीं, आप एक ऐसी मानसिकता के लिए तैयार हो रहे हैं जिसका इतिहास से लेना देना तो नहीं है, लेकिन सामाजिक विसंगतियों की वजह से कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा पे गलत प्रभाव पड़ जाता है। हम थोड़ी समय के लिए जरूर बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की सामाजिक दशा भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। क्योंकि कि हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में पल बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि भारतीय परिवेश में भी मैं बताऊंगा। देखिए, जो फ्रांस की क्रांति है, ठीक है, उसमें सामाजिक कारणों में इस समाज को हम कुछ इस भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला इसका जो तबका था उसे हम पादरी वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग। दूसरे तबके को हम कुलीन वर्ग कहते हैं, कुलीन वर्ग। और तीसरे तबके को हम साधारण वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वर्ग। देखिए, ऐसा नहीं है कि यह पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग में कुछ अलग अलग विसंगतियां हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस का समाज है वो एक पहला बिंदु है आपके लिए। फ्रांस का जो समाज है वो 1% जो समाज है वो पादरी वर्ग और में है, पादरी वर्ग इसमें आएगा। और जो ये 1% आपका समाज है, ये जो कुल जो जनसंख्या का जो 1% भाग है वो पादरी वर्ग में है। और ये जो पादरी वर्ग है इसमें आप नोट करते रहेंगे समस्त अधिकार, समस्त विशेषाधिकार, समस्त इनकम, कुल इनकम का लगभग 20वां हिस्सा, सॉरी 1/5वां हिस्सा, ठीक है, यानी 5वां हिस्सा इन्हीं के पास था। टोटल इनकम का 5वां हिस्सा पादरी वर्ग के पास हुआ करता था। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लुई 15 ने या लुई 16 ने जब उन्हें आर्थिक विसंगतियों का सामना करना पड़ता था तो वो अपने क्षेत्र के आधार पर फ्रांस के मंदिरों से, सॉरी फ्रांस के नहीं पादरी वर्ग से कर्जे पर पैसा लेते थे, धन लेते थे। और मैं आपको ये भी यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि ये जो 1% है, इन्होंने ऐसी कानून व्यवस्था बना के रखी थी जिसका आधार धर्म था। क्या था? धर्म था। और इस धर्म से ही इस समाज में बहुत सारी विसंगतियां आई। पादरी वर्ग जिसमें आप कहीं ना कहीं आप एक ऐसे फेज में पहुंच जाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि धर्म के आधार पर किस तरह से फ्रांस का सामाजिक विसंगतियों का सिलसिला शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको समझा दे रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, जब हम ऋग्वैदिक काल में पहुंचते हैं, अर्थात ऋग्वैदिक काल में भी 2 पार्ट हैं, 1500 से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 600 बीसी। देखिए, मैं ऋग्वैदिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में, आप थोड़ा सा मेरी बातों पर भी ध्यान रखिएगा। भारत में ऋग्वैदिक कालीन में 2 भाग थे, एक था ऋग्वैदिक कालीन, एक था उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000, और जो उत्तर वैदिक कालीन का टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 बीसी है। यहाँ पर जो समाज था वो कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर? कर्म आधार पर, कर्म के आधार पर। यहाँ पर जो समाज बटा हुआ था वो वंशानुगत आधार पर था, वंशानुगत।
यहाँ जो कर्म का आधार था उसमें 4 फेज देखने को मिलेंगे। आरंभ में 3 ही थे, लेकिन बाद में निकृष्ट लोगों की संख्या में इजाफा हुआ और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पता चलता है कि इस तरह से वर्गों के आधार 4 हो गए थे। पहले में क्षत्रिय रखा जाता था, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण होता था, तीसरे नंबर पर वैश्य होता था और चौथे नंबर पर शूद्र होता था। यहाँ भी सेम पोजीशन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ पर भी एक नंबर पर क्षत्रिय, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। कर्म का आधार मतलब ये था कि जैसे अगर किसी को पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि है तो वो ब्राह्मण वर्ग में पहुंच जाता था, या बिजनेस करने की प्रोसेस में है तो वो वैश्य वर्ग में पहुंच जाता था। और अगर आप कुछ नहीं कर पाते थे, निकृष्ट पोजिशन में थे, तो आपको शूद्र कैटेगरी में भेज दिया जाता था। लेकिन अगर आप शूद्र के घर में पैदा हुए हैं, अर्थात मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी में पैदा हुए हैं और आपके पास वीरता के लक्षण हैं तो आप क्षत्रिय में पहुंच जाते थे। अगर आपके अंदर ज्ञानी के गुण थे तो आप ब्राह्मण में पहुंच जाते थे, अगर आपके अंदर वैश्य के गुण थे तो आप वैश्य में पहुंच जाते थे। कहने का मतलब यह है कि कर्म का आधार मतलब आपके स्किल का आधार, उस आधार पर आपके यहाँ कैटेगरी का चेंज हुआ करता था। बस फ्रांस में भी यही सारे आरंभ में लक्षण थे, किंतु धीरे धीरे इस पादरी वर्ग ने धर्म की एक ऐसी पुस्तक को खोला जिसमें वहां का राजा भी इसके सामने असहाय हो गया। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही हो जाएगा आगे चल करके। यहाँ पर मान लीजिए क्षत्रिय की कोई घर में ऐसा लड़का पैदा हो गया जिसमें वीरता के लक्षण नहीं है, तो वो फिर क्या होता था कि जिस लक्षण में होता था वहां पहुंच जाता था। तो ऐसा कुछ समय बाद, यानी 500-600 सालों बाद यहाँ पर देखेंगे एक नए आपको फीचर मिलेगा, ये वंशानुगत आधार पर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके 2 फेज हैं, एक इसकी निगेटिव विचारधारा है, एक इसकी पॉजिटिव विचारधारा है। निगेटिव विचारधारा कहीं ना कहीं हमें, मैंने बताया ना कि समाधि विसंगतियों को आपकी तरफ ले जाएगा, आपको समाधि विसंगतियों की तरफ आपको ले जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं वो निगेटिव विचारधारा है। पॉजिटिव विचारधारा ये है कि वंशानुगत आधार पर होना कहीं ना कहीं वैसी निगेटिव विचारधारा का दूसरा फेज पॉजिटिव विचारधारा, कहीं ना कहीं ये कितना उचित था या कितना अनुचित था, ये हमें उस समय के विशेष संदर्भ में कहना चाहिए या समझना चाहिए। मैं इसके दोनों फेजों पर भी प्रकाश नहीं डालूंगा। जब मैं आपको भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना वो समझाने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको इसे लेकर आऊंगा जब मैं भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी वैदिक काल में पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये जो पादरी वर्ग है, हम इसी की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको खुले शब्दों में कहूंगा, इस वर्ग ने फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर दी। इसलिए क्यों? क्योंकि इस पादरी वर्ग ने जितने भी अधिकार थे, जितने विशेषाधिकार थे, जितनी फ्रांस में जितने भी बड़े लेवल के कोई भी होता था इन्वेंशन, कुछ भी हो, वो पादरी वर्ग के हक में होता था। यहाँ तक कि लुईस 14वां के बाद 15वां-16वां जो शासक होगा वो पादरी वर्ग के जो है कृपा पात्र से बना रहेगा। अभी मैं आपको आगे चल के जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरह से चार्ल्स पंचम ने पहली बार पोप के ऊपर अपना अधिकार जमाया था। तो उसके बाद, या फिर लुई 14वां, इसके बाद फिर मैंने अपने पूरे इतिहास के पढ़ने के दरमियान कभी नहीं देखा कि पादरी वर्ग पर किसी राजा ने इस तरह से जो है विसंगत या इस तरह से जो है उसे दबाव में रखा हो। तो इस तरह से हम आप लोग पादरी वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो लोग पादरी वर्ग के जो लोग होते थे, इसमें मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये टोटल जनसंख्या का 1% था। आप दूसरा फैक्ट नोट कर लीजिए, कुल संपत्ति का इनके पास 5वां हिस्सा हुआ करता था। दूसरी चीज, पादरी भी 2 वर्ग के होते थे। ये जो पादरी वर्ग है, इनके पास देखिए शिक्षा, व्यापार की बात तो नहीं करेंगे अभी हम यहाँ पर, शिक्षा, विवाह, जन्म मृत्यु के आंकड़े, ये सभी चीजें किसके अधिकार में होती थी? फ्रांस के में पादरी वर्ग के अधिकार में होती थी। और ये पादरी वर्ग है, ये जो एक सेकंड, ये जो पादरी वर्ग है
ये जो पादरी वर्ग है इसके भी दो वर्ग थे। पहला था उच्च पादरी, दूसरा था निम्न पादरी। उच्च पादरी था उसमें जैसे उच्च पादरी में आप देखेंगे जैसे नंबर 1 बिशप, अगर दिखाई ना तो पड़ रहा होगा तो प्लीज मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिशप, इसके अलावा बिशप के साथ साथ आप एक नाम और नोट कर लेंगे यहाँ पर, जैसे बिशप होता था या इसको हम आई बोलते थे, ठीक है। बिशप, आर्ग, ये जो महत्वपूर्ण पद थे ये उच्च वर्ग के पादरियों में आते थे। निम्न वर्ग के जो पादरी थे इसमें कहीं ना कहीं कृषक और इसके अलावा ऐसे पढ़े लिखे लोग जो मध्यम वर्ग से आते थे, तो ये लोग निम्न वर्ग के पादरियों में आते थे। पहली बात तो ये कि पादरी 1% थे, इनमें भी 2 प्रकार के पादरी थे। उच्च वर्ग के जो पादरी इसमें बिशप या आर्व या फिर कुछ 1-2 और नाम आपको मिलेंगे, से आप आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये निम्न वर्ग के पादरियों में किसान के घर से लोग आते थे, मध्यम वर्ग के लोग जो आते थे, वास्तव में ये कलेक्शन करता थे। ये कलेक्शन जो मनी को थे वो कलेक्शन करते थे और कलेक्शन लेकर के ले जा करके अपने उच्च वाले पादरियों को सौंप देते थे और ये बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। मैं कुछ खुले शब्दों में सामाजिक विचारधारा को वहाँ के बता रहा हूँ। जो पादरी वर्ग होता था इसकी बहुत सारे विशेषाधिकार थे। पहला विशेषाधिकार, जैसे मैंने किसी को मार दिया, मेरे पास उस दोष मुक्त से बचना है तो एक श्वेत पत्र होता था। इन पादरियों ने श्वेत पत्र जारी करके रखा होता, तो पादरी को बहुत अच्छा खासा पैसा दे करके और उस रोग से उस दोष से मुक्त हो जाता था। ऐसे का समाज में आप देखेंगे बहुत सारी विसंगतियां थी। जैसे किसी की शादी विवाह नहीं हो रही है, किसी को बहुत अच्छी लड़की पसंद आ गई, ठीक है, धन दे करके उसकी धन दे करके पादरी वर्ग को उस व्यक्ति ने उस लड़की से शादी करने की विचारधारा को, यही कह लीजिए संकल्पना को पूरा कर लेता था। कैसे? धर्म के नाम पर पादरी वर्ग उस लड़की को या उसके घर वालों को इतना डरा देते थे, ठीक है, तो फिर ये चीजें संभव हो पाती थी। इसके अलावा कहीं ना कहीं चर्च और धर्म के नाम पर ये वर्ग इस सामाजिक कारण में सबसे ज्यादा शोषणकर्ता का काम करता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर आपको मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी और मैं इस कहानी को ऑन स्क्रीन कभी शेयर भी करूंगा आपसे कि किस तरह से पादरी वर्ग ने वहाँ के शासक लुईस 15वां को जो है बहकाया। और बहुत सारे एक वाक्य है कि पादरी ने जो फ्लोरेंस शहर होगा वहाँ के एक शिक्षक ने बताया था कि किस तरह से पादरी वर्ग ने कोढ़ी व्यक्ति की, जो अपाहिज व्यक्ति था, उसकी शादी उस गांव के चर्च में मौजूद पादरी के द्वारा उस लड़की से शादी करवा दी जो उस गांव की सबसे सुंदर स्त्री थी, और उसे धर्म के नाम पर इतना डरा दिया जाता है कि शादी करा दी जाती है। तो ये बहुत सारे आपको इस तरह के जो है फीचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। समाज में जो जागीरों की व्यवस्था थी या जो समाज में जो जागीरदार थे, जिसे हम अपने यहाँ जमींदार कहते हैं, ये जो जागीरदार थे ये इन लोगों के पास एक अपना अलग वर्चस्व होता था और ये लोग जो है कुल इनकम का 20वां भाग इनके पास होता था। तो ये सब बहुत सारे कारण है पादरी वर्ग में। आइए हम बात करेंगे कुलीन वर्ग में। इसके अलावा आप एक और चीज नोट कर लेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि धर्मांश कर लेने का अधिकार किसके पास था। धर्मांश कर लेने का अधिकार भी पादरी वर्ग के पास होता था। धर्मांश एक ये कर है जो पादरी वर्ग लेता था। तो ये बहुत सारे जो है इसमें फैक्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको फैक्ट आगे चल के मिलेंगे, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको देता रहूंगा इस तरह के फैक्ट की जानकारी। कुलीन वर्ग, देखिए कुलीन वर्ग, ये जो कुलीन वर्ग है इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पर हमें देखना है जो कुलीन वर्ग में एक व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा लिख कर, सॉरी एक वर्ग का नाम आपके सामने सबसे ज्यादा आएगा। मैं कुलीन वर्ग, ये देखिए कुलीन वर्ग में आप जो सामंतों को रखेंगे, इस सामंतों को हम अधिकारी वर्ग में कहते हैं। क्या कहते हैं?
अधिकारी वर्ग भी कहते हैं। और इन सामंतों को के द्वारा पहला नोट करेंगे, जनता से बेगार लेना, जनता से बेगार, जनता से बेगार लेते थे। इसके अलावा ये जो सामंत वर्ग है ये जनता से टैक्स की उगाही करता था, कर की उगाही करता था, ये कलेक्शन करता में सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे ये रिप्रेजेंट पादरी को ही करते हैं, ये भी आप जान लीजिए। ये जो कलेक्शन करता है ये जनता से बेगार भी लेते थे, कर की उगाही करने का भी काम होता था। राज्य में जिस तरह से राज्य हुआ, चर्च हुआ, तो ये जो राज्य और चर्च है, ठीक है, इसके अलावा जैसे राज्य की सेना हुई, इन सब में जो भी वैकेंसी निकलती थी, जो भी रिक्त स्थान मिलते थे, वो इन्हीं वर्ग का वर्चस्व था, इन्हीं वर्ग का वर्चस्व था। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो जो सामंत वर्ग था वो एक ऐसा कुलीन वर्ग था, इसमें बहुत सारी जो वैकेंट निकलती थी, पादरी वर्ग 1% के बाद जो बचता था इसी वर्ग के लोग इसमें होते थे, और उनके पास पैसे के साथ साथ कुछ ऐसे अधिकार होते थे जो पादरी वर्ग से तो निम्न होते थे, किंतु इन साधारण वर्ग पर सारा प्रभुत्व इन्हीं का होता था, और इन्हीं के माध्यम से प्रशासन की बागडोर संभाली जाती थी राजा के द्वारा। और राजा को मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे, कलेक्शन के रूप में काम करते थे, कर की उगाही करते थे, राज्य चर्च सेना आदि में इन्हीं का वर्चस्व था। तो ये लीजिए कि जो कुलीन वर्ग था ये कहीं ना कहीं सामंतों पादरी वर्ग से तो निम्न था, लेकिन राजा का जो मेन काम है वो इन्हीं के जरिए होता था। और यहाँ पे कुलीन वर्ग यानी पढ़े लिखे वर्ग भी थोड़े वो शामिल थे, और पढ़ा लिखा वर्ग वो वर्ग जो धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा चुका था, तो वो सब लोग इसी में शामिल थे। इसके अलावा हम बात करेंगे निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में बहुत शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं निम्न वर्ग के बारे में। देखिए जो साधारण वर्ग है आपका, जो साधारण वर्ग है आपका, उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। साधारण वर्ग, साधारण वर्ग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मध्यम वर्ग, इसमें भी 3 भाग हैं। मध्यम वर्ग, अब देखो जो मध्यम वर्ग में आपका आएगा वो साहूकार आएगा, साहूकार के साथ साथ जो देखो साहूकार वो जैसे भारत में आप लोग देखते होंगे, है ना, साहूकार जो कर्जे पर पैसा वगैरह देते हैं। व्यापारी वर्ग इसी में शामिल था। व्यापारी वर्ग के साथ साथ इसी में आपके शिक्षक आ जाएंगे, शिक्षक के साथ साथ इसी में आपके जो है वकील, और वकील के साथ साथ आप इसमें डॉक्टर वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख लीजिए डॉक्टर और वकील। तो ये सारे लोग इसी साधारण वर्ग में शामिल होते थे। इसके अलावा जनसाधारण वर्ग में जो साधारण वर्ग की जो दूसरी कैटेगरी है, जिसमें इस साधारण वर्ग में देखो आप ऐसे मोटा मोटा लिखेंगे तो इसमें दस्तकार आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको और बता रहा हूँ, दस्तकार आएंगे, डॉक्टर आएंगे, और किसान आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे, किसान आ जाएंगे और मजदूर आ जाएंगे। ये जो साधारण वर्ग में इस तरह से जो मेन ये लोग नाम आएंगे, लेकिन साधारण वर्ग को मेनता है यानी फल जो है साधारणतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक मध्यम वर्ग में आप इसे मतलब साधारण वर्ग को भी में भी एक मध्यम वर्ग होता था, और एक मध्यम वर्ग के साथ साथ एक दस्तकार वर्ग इसमें जो शामिल था अलग से, हमसे कह सकते हैं दस्तकार वर्ग। दस्तकार वर्ग के बारे में बहुत कुछ आपको बताना है। जैसे ये दस्तकार वर्ग जो होता था यही रेल की हड्डी माना जाता था, स्थापत्य में इनका योगदान होता था। इसके साथ साथ ये पूंजीपतियों, है ना, जो पूंजीपति होते थे उनकी कृपा पात्र पर ये लोग होते थे। पूंजीपतियों के ही कृपा पात्र पर ये देखेंगे ये सारे सिस्टम आपके मिलेंगे। तो दस्तकार लोग जो है किस तरह से सामंतों की कड़ी में सबसे उच्च क्वालिटी के जो दस्तकार होते थे उनका प्रयोग बहुत किया जाता था।
उन्हें बहुत ज़्यादा काम इनसे लिया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा इनका सबसे ज़्यादा शोषण होता था दस्तकारों का शोषण होने के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा स्किल होती थी, इसलिए इनको जो पूंजीपति लोग होते थे इनका अच्छा खासा उपयोग करने के बाद इनका शोषण कर लेते थे। तो तीसरा होता था इसमें, जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें आप रख लेंगे कृषक को। कृषक भी देखिए दो प्रकार के कृषक थे। एक वो प्रकार के कृषक जिसमें हम आप ले सकते हैं, जो प्रथम प्रकार के जो कृषक होते हैं थे यहाँ पर, प्रथम प्रकार जो कृषक थे उनकी जो खुद की भूमि होती थी, मतलब जो डायरेक्ट उन्हीं की भूमि होती थी, जो कृषक इन्हें भूमि का स्वामी माना जाता था, भूमि का स्वामी माना जाता था। द्वितीय इन्हें बटाईदार आप कह सकते हैं। जैसे भारत में नहीं बटाईदार होते हैं, आपसे कभी कभी पूछेगा कि अकबर के समय बटाई को लंग बटाई जो होती थी, तो कहीं ना कहीं उस लंग बटाई के आधार पर इसे हम मान सकते हैं कृषक को। तो ये सब चीजें थी। ये जो कृषक थे ये कुल जनसंख्या का इनकी जो कुल जनसंख्या थी वो वैसे तो साधारण कुल जनसंख्या का 94% भाग था। कितना था? 94% भाग। उनमें भी इनकी कुल जनसंख्या 2 करोड़ थी, किसानों की संख्या 2 करोड़ थी। ये सब चीजें थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 करोड़ की जनसंख्या थी और इनकी जो कुल आबादी का 80% आबादी यही थी। बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं आपको मैं कुछ चीजें फटाफट बता दे रहा हूँ। साधारण जो साहूकार होता था ब्याज पे पैसे देता था और ये ब्याज पे पैसे कृषक लेता था। व्यापारी वर्ग किसका शोषण करता था? किसानों की उस फसल का शोषण करता था। मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। कृषक वर्ग जो अपनी फसल तैयार करते थे, सामंत वर्ग में बिना पूछे बिना इनको बताए इनकी फसल कभी भी इनको समझ में आता था नष्ट कर देते थे। शिकार करने का उनका एकाधिकार होता था। शिकार में कहीं न कहीं इनके जानों कभी कभी भी शिकार हो जाता था। तो वही सब चीजें थी। शिक्षक और इनका अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है और यहाँ से पढ़ लिख करके लोग इस वर्ग में पहुंच जाते थे, फिर इसी सिचुएशन को और गर्त में छोड़ करके चले जाते थे। डॉक्टर कहीं ना कहीं डॉक्टर की इनकम का मेन स्रोत कहाँ है? यहाँ है। लेकिन फिर भी डॉक्टर इनकी कैटेगरी से बाहर हो जाता था। पैसे कहाँ से निकाल के ला रहा है? खेती से। ठीक है। वकील का वैसे भी फ्रांस की क्रांति में लुई वकील का जो काम था वो लुई 14वें के समय था, लेकिन लुई 15 के समय वकील का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि यहाँ जो पादरी वर्ग ने 400 से भी अधिक प्रकार के कानून बना के रखे थे। हर स्टेप, हर कदम, हर स्थान पर इनका स्वरूप बदलता रहता था और कहीं ना कहीं ये पादरी वर्ग के अनुसार ही काम करते थे और क्लीन वर्ग पादरी वर्ग के अनुसार ही काम करते थे। दस्तकार लोग कहीं ना कहीं इनका भी बेसिक तो कृषक। तो इस तरह से आप देख लीजिए सारा सिस्टम और सारी जो अर्थव्यवस्था की मेन रीढ़ है वो यही है और इसी का 96% से भी अधिक शोषण किया जाए। इसी वजह से यहाँ से लोग निकल करके आगे पहुंचते गए और यहाँ की 94% जनसंख्या का शोषण करते गए। इस शोषण में सामाजिक विसंगतियां आती गईं और विसंगतियों में रोमन कैथोलिक धर्म की वो कर्मकांडी व्यवस्था जिससे आम जनता बहुत परेशान हो गई, उसी के लिए इन लोगों ने मिल करके विरोध कर दिया और ये विरोध कुलीन वर्ग के खिलाफ था और कुलीन वर्ग के इस विरोध में कहीं ना कहीं पाद्री वर्ग ध्वस्त हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो आर्थिक कारणों में आप थोड़ा सा कहीं लिख लीजिए, 1-2 लाइन में आपको समझा रहा हूँ और आर्थिक कारणों को मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छा से समझाऊंगा कि किस तरह से देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। क्योंकि लुई 16 के द्वारा वर्षाय के महल में रहना, वहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से वहाँ 18,000 सैनिक जो है लोगों में 12,000 सैनिक थे, तो उनके खर्चा पानी और इस तरह से बहुत सारा खर्चा वहाँ हो जाता था। कुल इनकम का 80% वहाँ गलत तरीके से इन्वेस्ट हो जाता था। लुई 16 खुद तो युद्ध प्रिय नहीं था, लेकिन बहुत सारे युद्धों को उसने जन्म दिया और अपने ही पैसे पर फ्रांस की सेना को अमेरिका में भेजता है। तो इस वजह से उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो डगमगा गई। इसके अलावा युद्धों के माध्यम से और जो सप्तवर्षीय युद्ध में भी इसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हो, उस वजह से इसकी देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। इसके अलावा कहीं ना कहीं विलासिता पर इसका इतना अधिक पैसा खर्चा था, इतना अधिक पैसा खर्च कर दिया लुई 16 ने कि कहीं ना कहीं समाज की में बहुत सारी विसंगतियां आ गई और समाज में इस तरह से विरोध होना प्रारंभ हो गया और आर्थिक गरीबियों की वजह से देश कमजोर हो गया। क्योंकि लोग सिर्फ उतना ही काम करते थे जितना उन्हें जीवन की आवश्यकता होती थी, जीने की आवश्यकता होती थी। क्योंकि अगर आप सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सरप्लस प्रोडक्शन में आपका पैसा आपके पास नहीं होता था, कोई भी छीन करके लेकर के चला जाता था कुलीन वर्ग में, उपाधि वर्ग में। तो फिर क्या मतलब है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट खर्च बनाए फिर उसको कोई और दूसरा अधिकार कर ले, तो फिर इस वजह से लोग अपने जीवन यापन कितना ही उत्पादन करते थे। इसके अलावा
बहुत सारे ऐसे कारण थे, तो इस वजह से समाज में ने मिल करके विरोध कर दिया। किसका विरोध किया? वास्तव में ये विरोध लुईस सोलह के खिलाफ ना होकर के पादरी वर्ग के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि लुईस सोलह, मैं आपको बताऊंगा कि लुईस सोलह में और कृषक के बीच में किस तरह से डिस्कनेक्टिंग फीचर्स था, और ये इन्हीं वर्ग ने पैदा कर दिया था। तो इस वजह से बहुत सारे कारण थे। और आर्थिक कारणों में मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। जैसे कि लुई 14वां के समय मैंने आपको बताया था कि ये जो शासक था, इस समय जो जनता, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 बीघे खेती में अपना जीवन यापन कर लेता था। 1 बीघे खेती में वो राशन पानी इसका उत्पादन हो जाता था। तो लुई 16 ने इसके समय में 75% जो टैक्स था, ये टैक्स घटा करके उसने 33 से और 40% कर दिया। जब कर दिया तो ये जो 1 बीघे की खेती व्यक्ति कर रहा था, वो अब 10 बीघे की खेती करने लगा। कितने बीघे की खेती करने लगा? 10 बीघे की खेती करने लगा। टैक्स बढ़ गया और खेती का दायरा बढ़ गया। तो इस वजह से बहुत, फिर आगे चल करके लुई 15-16 के समय की स्थिति फिर बिगड़ गई। तो इस वजह से किसान ने फिर धीरे धीरे ये फंड अपनाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से देश की और इनकम कम पड़ गई। तो इस वजह से बहुत सारे फीचर हैं। व्यापार कोलैप्स कर गया, ये साहूकार सब, जब व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं है तो फिर वो किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा। इस तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था और बिगड़ती गई। तो इस तरह से ये सामाजिक और आर्थिक कारण थे। मैं कल आपको इसमें अगले कारण, जैसे आपका आर्थिक धार्मिक और बौद्धिक कारण लेकर के आऊँगा, बताऊंगा कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तभी तक के लिए इतना ही, और कुछ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट।